हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 17 पर और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 में स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर नंबर 17 की जो मेन हेडिंग है, जिसको हम ऑलरेडी एक लेक्चर में और पढ़ चुके हैं, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में जो हमने पहला लेक्चर जो स्टडी किया था, लेक्चर नंबर 2, दैट वाज अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ही कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर नंबर 3, और आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज का हमारा लेक्चर बच्चों एक शॉर्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में होंगी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये हमारे लिए डेफिनेशंस और इसमें से कुछ एमसीक्यूज हमसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 17, एंड दैट इज़ इलास्टिक कांस्टेंट्स या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इलास्टिक कांस्टेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और हर टाइप जो है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बच्चों हम लिख सकते हैं, हमारी पहली हेडिंग जो है दैट इज़ इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स जो है इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट्स आर पैरामीटर्स। ये आप लोग नोट करें, राइट। जैसा कि हर टॉपिक में, हर लेक्चर में मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग जो भी मुकम्मल लेक्चर जो है उसको एक ही सिटिंग में देखें, और अपने पास आपकी जो टेक्स्ट बुक है या कोई हैंड बुक है या कुछ पेपर्स हैं जिसके ऊपर आप इस लेक्चर के नोट्स बना सकें, उनको ज़रूर अपने पास रखें। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स की डेफिनेशन। तो इलास्टिक कांस्टेंट जो है इसको जो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट्स आर पैरामीटर्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स आर पैरामीटर्स। Elastic constants are parameters expressing the relation, are parameters expressing the relation between stress and strain, right? ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, ये जो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और ये जो पैरामीटर्स हैं ये एक्चुअली है एक रिलेशनशिप जो है वो बनाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। जैसा कि जो आप जानते हैं, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में जब हम किसी भी मटेरियल की या किसी भी सॉलिड की मैकेनिकल टेस्टिंग करते हैं, मैकेनिकल टेस्टिंग मीन्स कि जब हम उस सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसमें आने वाली जो चेंजेस हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन की फॉर्म में, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी सॉलिड या किसी भी मटेरियल के ऊपर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस के नतीजे में जो उसमें स्ट्रेन आता है, तो इसकी क्या रेशो है, राइट, या इनका दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनता है। सो उस रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, या उस रिलेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ कांस्टेंट्स की से मदद लेते हैं। उन कांस्टेंट्स को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो इसी तरह से मैंने इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिफाइन किया कि इलास्टिक कांस्टेंट्स आर पैरामीटर्स, आर सम नंबर्स, राइट, और सम रेशोज या पैरामीटर्स एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बेसिकली जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं इनमें हम लोग रिलेशन स्टडी करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का। किसी भी मटेरियल के ऊपर कितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और उसमें कितना स्ट्रेन आएगा। ऑलराइट, इसको जो हम लोग कहेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट्स आर ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, चलें जी, एक तो पहली बात होगी, इसको हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम कह सकते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स को, तो इस पर अगर मैं बात करूं तो इलास्टिसिटी जो है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिफाइन किया था कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी जो है दैट इज़ एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड और अ मटेरियल टू रीगेन और मेंटेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इलास्टिसिटी किसी सॉलिड की, किसी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड या मटेरियल
अपनी ओरिजिनल शेप को कितना मेंटेन रख सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है या इलास्टिक कांस्टेंट जो है, ये एक्चुअली इसकी मैथमेटिकल मेजरमेंट होगी। अगर इसको हम सिंपली कहें कि इलास्टिसिटी में या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है, तो इलास्टिसिटी जो है इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सॉलिड, राइट। ये किसी मटेरियल या किसी सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड या मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को कितना रीगेन करता है या कितना मेंटेन रख सकता है। और जब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की, कि अगर हम ये चीज़ मेजर कर सकें कि इलास्टिसिटी कितनी है किसी सॉलिड की, तो उसको फिर हम मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं। तो दैट मैथमेटिकल फॉर्म is the measurement of elasticity of a material, that is called modulus of elasticity, right। तो बेसिकली ये दोनों टर्म्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। सो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या जस्ट इसको एक डिफरेंशिएशन की फॉर्म में बात करें, तो इलास्टिसिटी जो है, ओनली इलास्टिसिटी दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दैट इलास्टिसिटी। अगर इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो हिंट के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। सो इलास्टिसिटी इज़ एक्चुअली द प्रॉपर्टी of a material or ability of a material to regain or maintain its original shape, या जब हम कहते हैं modulus of elasticity, तो we are actually calculating, so that is mathematical expression, that is mathematical expression of measurement, mathematical expression of measurement ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम कह सकते हैं कि हम मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये उसी का एक मेजरमेंट का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, कुछ नंबर्स होंगे कि किसी मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतनी है, राइट, या किसी मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस तरह से है, इतनी है। तो दैट इज़ अ नंबर। अब जो अगर इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें या मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या अगर मैथमेटिकली हम इस पे आ जाएं, तो मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ elasticity is equal to, that is ratio of stress to strain. So modulus of elasticity mathematically is a ratio of stress to strain. अगर किसी मटेरियल की आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या उसकी इलास्टिसिटी की मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उस मटेरियल के ऊपर कितना स्ट्रेस अप्लाई हुआ है और उसके नतीजे में उस मटेरियल में कितना स्ट्रेन आया है, तो दोनों की जो रेशो होगी दैट विल बी द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलराइट। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर ई से रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करें स्ट्रेन को, और एप्सिलॉन से स्ट्रेस को, सिग्मा से स्ट्रेस को और एप्सिलॉन से स्ट्रेन को, तो हम इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, ई इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, ये इसकी इस तरह से आप लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अब चूँकि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो है वो दो क्वांटिटीज़ की रेशो है, तो इसके यूनिट्स भी जो है वो हम ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं और इसके यूनिट्स की बात करूं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो यूनिट्स आएंगे वो स्ट्रेस के यूनिट जो हैं, ये आपको पता है, ये होते हैं न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, और स्ट्रेन जो है दैट हैज़ नो यूनिट्स। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स वही होंगे जो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स, तो इलास्टिसिटी के यूनिट भी वही होंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक MCQ भी है कि दो क्वांटिटीज़ हैं, वो पूछ लेता है आपसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस जो है इनके यूनिट्स जो है वो सेम है या नहीं, या ऐसी कौन सी दो क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं और वो दोनों क्वांटिटीज़ के सेम यूनिट्स हैं। तो इस तरह से कोई MCQ आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस बोथ हैव सेम यूनिट्स, इसलिए कि स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं है, तो जो स्ट्रेस के यूनिट बनेंगे वही आ जाएंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट। ऑलराइट, और मुझे याद रखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये किसी भी मटीरियल के लिए, किसी एक मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होता है, ये सेम रहता है। मसलन अगर कॉपर है तो कॉपर जो है
अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर क्या कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और कुछ इसकी लेंथ है, और अगर हम इस कॉपर वायर के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उस स्ट्रेस के नतीजे में इस कॉपर वायर की लेंथ चेंज होती है, यानी कि इस कॉपर वायर में स्ट्रेन पैदा होता है, तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो इस कॉपर वायर में आएगा, जो स्ट्रेस हम लगाएंगे और जो स्ट्रेन इसमें बनेगा, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की जो रेशो होगी वो इस कॉपर के लिए सेम रहेगी, राइट। कॉपर के लिए इसकी रेशो सेम रहेगी। और शर्त ये है कि मतलब इसमें फिर कंडीशन ये है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई ना करें जो इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए, या आप इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे कि ये मटेरियल एक इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाए और जिसमें या तो ये मटेरियल परमानेंटली इसकी शेप चेंज हो जाए या फिर ये टूट जाए। उस रेंज में नहीं जाना, उस रेंज से कम रहना है आपने, इलास्टिक लिमिट में रहना है। मतलब इलास्टिक लिमिट मीन्स कि ऐसी लिमिट जिसमें आप इसके ऊपर अप्लाई की गई फोर्स या स्ट्रेस को अगर रिमूव कर देते हैं तो ये मटेरियल दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। तो उस लिमिट के अंदर अगर आप रहते हैं और इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और इसमें स्ट्रेन आता है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की जो रेशो होगी इस मटेरियल कॉपर के लिए वो सेम होगी। इस तरह अगर हम कॉपर की बजाय सिल्वर ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो लेट्स से अगर सिल्वर ले लेते हैं और सिल्वर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये कॉपर के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिफरेंट होगा, और मतलब कि इसका स्ट्रेस और इसमें जब हम स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो इसकी कुछ लेंथ है L, जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, लेट्स से अगर आप सेम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जितना आपने कॉपर वायर के ऊपर अप्लाई किया था, उतना ही स्ट्रेस अगर आप सिल्वर वायर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दोनों में पैदा होने वाला स्ट्रेन डिफरेंट होगा, राइट। लेकिन कॉपर के लिए आप जो भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और उसमें जो भी स्ट्रेन आएगा उसकी जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगी। इस तरह सिल्वर के लिए जो भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जो भी स्ट्रेन पैदा होगा, दोनों की जो रेशो है वो सेम होगी। इस तरह कॉपर जो है चूँकि एक नेचर का मटेरियल है, तो इसमें अगर हम इसकी लेंथ भी चेंज करते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज करते हैं, तो देन मतलब स्टिल हम यही कहेंगे कि इसके ऊपर अप्लाई होने वाला जो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है उसकी रेशो सेम रहेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आता है, वो हमें कॉपर की कोई लेंथ दे देता है, लेट्स से कॉपर जो है उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फिर वो कहता है कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर से चेंज हुई, इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हुआ, इसकी लेंथ चेंज होकर 1.2 मीटर हो गई, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज होकर 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसमें कुछ चेंज आया जो नंबर्स में, तो व्हाट इज़ इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल। तो सिंपली हम कहेंगे कि चूँकि कॉपर है, इसकी लेंथ चेंज हुई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ, लेकिन इसकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है वो चेंज नहीं होगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो सेम रहेगी, जिसका मतलब है कि इस मटेरियल का इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो कॉपर का इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहेगा, सिल्वर का इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहेगा, एल्यूमिनियम का इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहेगा, तो किसी भी मटेरियल का जो इलास्टिक कांस्टेंट है उस मटेरियल के लिए सेम रहेगा। ऑलराइट, तो ये है जो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट्स में से, यानी इलास्टिक कांस्टेंट किसे कहते हैं और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने ली है। इलास्टिक कांस्टेंट जो है जो उनमें उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मतलब उसमें हमारे पास 3 किस्म के डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। तो उनको अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 बाय 1, तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट्स हैज़ डिफरेंट टाइप्स। उसमें हमारे पास पहले जो टाइप है उसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, राइट। हम ये पहली किस्म का जो इसकी टाइप है दैट इज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये यंग के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, तो ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज़ फर्स्ट टाइप। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसको अगर हम डिफाइन करें तो सिंपली इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह यंग्स मॉडुलस भी कह लेते हैं। तो यंग्स मॉडुलस इज़ द रेशो, यंग्स मॉडुलस इज़ द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, Young's modulus is the ratio of tensile stress to tensile strain, right? इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें y से, तो let's say y represents Young's modulus, तो that is equals to tensile stress upon tensile
स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो यंग्स मॉडुलस में एक्चुअली हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं और टेंसाइल स्ट्रेन लेते हैं। ये टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जो है, ये जो हमने स्ट्रेस की टाइप्स में पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, स्ट्रेस हैज़ 3 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस। तो उसमें अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस ले लें, विच मीन्स द स्ट्रेस बिलोंग्स टू द चेंज इन लेंथ, ये यूँ कह लें कि ये वो स्ट्रेस है जिससे हम किसी मटेरियल की लेंथ जो है उसको चेंज कर सकते हैं, या ऐसा स्ट्रेस जिसको अप्लाई करने से किसी मटेरियल की लेंथ चेंज हुई है, तो दैट इज़ टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेन जो है दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ, दैट इज़ टाइप ऑफ स्ट्रेन। इसका इसका मतलब है द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन द लेंथ ऑफ अ मटेरियल और सॉलिड। तो एक्चुअली ये जो यंग्स मॉडुलस है, ये रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, इन द सेंस कि वी आर डीलिंग विद ओनली लेंथ ऑफ द मटेरियल्स, राइट। तो अगर मटेरियल्स की लेंथ को ही अगर हम डील करें, उनको स्टडी करें, तो उसको फिर हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, दैट इज़ रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, और टेंसाइल स्ट्रेन को हम कह सकते हैं दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ दैट इज़ एफ मल्टीप्लाइज एल, ये एल उधर चला जाएगा, और नीचे जो है डेल्टा एल जो है दैट मल्टीप्लाइज बाय ए। सो वी गेट दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसके जो यूनिट्स होंगे वो वही होंगे जो स्ट्रेन के हैं, और स्ट्रेन के जो यूनिट्स हैं दैट आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम कह सकते हैं पास्कल। तो दिस इज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, चूँकि ये एक इलास्टिक कांस्टेंट है, तो इलास्टिक कांस्टेंट की तरह इसकी जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी वो किसी भी एक मटेरियल के लिए सेम होगी। कॉपर के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी। कॉपर में जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि कॉपर में हमारे पास कोई लेंथ है, लेट्स से 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज हुई इसकी लेंथ, स्ट्रेस अप्लाई किया तो लेंथ चेंज हुई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ, तो इसका यंग मॉडुलस चेंज नहीं होगा, राइट। तो इट हैज़ सेम यंग मॉडुलस। जो भी इसके यंग मॉडुलस की वैल्यू दी जाएगी कॉपर की, तो इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज होने की वजह से वो चेंज नहीं होगी। ये आपने याद रखना, इस तरह का कोई भी MCQ अगर आपसे पूछा जाता है, ऑलराइट। तो दूसरा जो है, जो हमारे पास दूसरी टाइप जो है दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक, मतलब रेशो से आएगी, दैट इज़ एक्चुअली bulk modulus of elasticity, right? That is volumetric modulus of elasticity. उसको मैं लिख देता हूँ, that is bulk modulus of elasticity। ये उसको हम complete नाम कह सकते हैं, या इन शॉर्ट हम उसको सिर्फ बल्क मॉडुलस जो है वो कह सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस जो है दैट इज़ एक्चुअली the ratio of volumetric stress to volumetric strain। तो अगर इसको डिफाइन करें और आप लोगों ने लिखना है, तो that is bulk modulus of elasticity is the ratio of volumetric stress to volumetric strain, राइट। इसमें बल्क मॉडुलस में जो हम लोग रेशो देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, इसको अगर हम K से रिप्रेजेंट करें, तो K से जैसा कि किया गया है हमारी बुक में, तो वी कैन राइट दिस वन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दोनों की जो रेशो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इस रेशो से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो दैट इज़ F अपॉन A एंड दैट इज़ डेल्टा V अपॉन V, और इसकी जो फॉर्म बनेगी दैट इज़ F मल्टीप्लाइज V अपॉन डेल्टा V मल्टीप्लाइज A। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसके भी जो अगर यूनिट्स पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो ये भी आपने याद रखना है कि किसी भी मटेरियल का
किसी भी सॉलिड मटेरियल का जो बल्क मॉडुलस है वो किसी भी डायमेंशन में सेम रहेगा। मतलब अगर हमारे पास कोई सॉलिड है और उसका कोई वॉल्यूम है, लेट्स से कि हमारे पास एक क्यूबिकल सॉलिड है और इस क्यूबिकल सॉलिड का कुछ वॉल्यूम है, तो अगर इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है और उसके नतीजे में इस सॉलिड के अंदर कुछ स्ट्रेन पैदा होता है, तो ये जो क्यूबिकल सॉलिड है ये जिस भी मटेरियल से बना है इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है वो सेम रहेगी, यानी कि इसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो सेम रहेगी, यानी बल्क मॉडुलस जो है इसका वो सेम रहेगा जब तक कि ये मटेरियल जो है इसकी नेचर चेंज नहीं होती। कॉपर है तो इसका बल्क मॉडुलस सेम रहेगा, सिल्वर है तो इसका बल्क मॉडुलस सेम रहेगा, इसकी रेशियो चेंज नहीं होगी विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद जो लास्ट वन जो है दैट इज shear modulus of elasticity, the third one is shear modulus, ये भी आप नोट कर लें, दैट इज shear modulus of elasticity, या इन शॉर्ट हम इसे जो कहते हैं shear modulus, और shear modulus जो है दैट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ, so we can write shear modulus is the ratio of shear stress to shear strain, right? और इसको अगर हम G से रिप्रेजेंट करें तो we can write this is shear stress upon shear strain। और अगर इसको जो मतलब हम लिखना चाहें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लेक्चर 2 में मैंने डिस्कस किया था कि जो shear strain होता है उसका कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है शेप पर, राइट? तो शेप पर होने की वजह से जिस तरह की शेप होगी किसी सॉलिड की वैसा ही उसका shear strain होगा। तो एग्जांपल के तौर पे जो है वो हम लिख सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक क्यूबिकल शेप हो और उसमें जो है वो स्ट्रेस अप्लाई हुआ हो और उसमें स्ट्रेन आया हो, तो उसका जो shear मॉडुलस होगा उसको हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू F/A अपॉन tan थीटा, राइट? ये क्यूब के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 2 में ये मैंने इसको बनाया था ये एक्सप्रेशन, कि जिसमें हमने किसी क्यूब को लिया था और क्यूब की शेप में चेंज जो है वो आई थी, तो उस चेंज को हमने कैलकुलेट किया था, तो उसका जो shear स्ट्रेन आया था दैट वाज tan थीटा। और उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि अगर उस थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो shear स्ट्रेन है दैट इज़ ओनली थीटा, तो फिर ये जो shear मॉडुलस बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू F/A ओवर थीटा, या फिर थीटा को A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी सॉलिड मटेरियल की शेप में अगर चेंज आती है तो उसका जो shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगा विच इज़ रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस टू shear स्ट्रेन, राइट? कितना स्ट्रेस अप्लाई किया, उसकी शेप में कितनी ज़्यादा चेंज आई, तो दैट रेशियो इज कॉल्ड shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको इस तरह से F/A ओवर थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ क्यूब की फॉर्म में। अगर कोई क्यूब है, अगर कोई और शेप है तो फिर उसके लिए इस फार्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे, लिखेंगे तो यही कि shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन है, लेकिन उसके shear स्ट्रेन का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट होगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये भी याद रखें कि किसी भी एक मटेरियल की एक शेप के लिए और उस शेप में एक मखसूस चेंज अगर स्ट्रेन आता है तो उसके लिए हम जो shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उस मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट होगा। अगर शेप चेंज हो जाती है या एक ही शेप है और उसमें पैदा होने वाला स्ट्रेन किसी और तरह से है, राइट, डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं किसी मटेरियल में, तो फिर उसके लिए भी shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट होगा। तो किसी एक शेप के लिए एक मखसूस एंगल पर एक ही तरह से किसी शेप के चेंज होने में जो उसका shear मॉडुलस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये जो हमारे पास 3 जो है इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, विच इज़ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ये भी कह लेते हैं। तो shear मॉडुलस इज समटाइम्स कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट? रिजिडिटी, या इसको रिजिडिटी मॉडुलस जो है ये भी कहते हैं। मतलब रिजिडिटी मीन्स कि हाँ कोई सॉलिड या कोई मटेरियल कितना अपनी शेप को चेंज करने में रिलक्टेंट है, कितना रिजिड है, राइट? कितना आसानी से या कितनी देर से
या कितना मुश्किल बना देता है कि उसकी शेप को चेंज किया जाए। तो दैट इज़ रिजिडिटी। और शेयर मॉडुलस को समटाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या रिजिडिटी मॉडुलस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स की डेफिनेशन और फिर इलास्टिक कांस्टेंट की 3 डिफरेंट टाइप्स, इनको आप लोग याद रखें, इनके नाम याद रखें, इनकी डेफिनेशंस याद रखें, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस याद रखें, और ये याद रखें कि इलास्टिक कांस्टेंट किसी भी मटेरियल के लिए, वो बेशक यंग हो, बेशक बल्क हो, या बेशक शेयर मॉडुलस हो, वो किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। इन तीनों की वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी डेफिनेटली, ये तीनों तो एक दूसरे के जितने नहीं होंगे। किसी भी मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है और उसका जो बल्क मॉडुलस है वो तो सेम नहीं होगा, लेकिन किसी भी मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका बल्क मॉडुलस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका शेयर मॉडुलस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तीनों की वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, लेकिन अपनी अपनी वैल्यूज़ इनकी कांस्टेंट या हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। इसमें आप लोगों के पास ये सारी डेफिनेशंस हैं, राइट। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन सारी डेफिनेशंस को अभी लिखी हुई हैं आपके सामने, और आप लोग इसको नोट रखिए। इसमें MCQ और बेसिकली ये डेफिनेशंस ही हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड हुआ, और आप लोग अगर इसमें किसी बात का पूछना हो आपने तो आप मुझे कमेंट्स में या मैसेज कर दें, देन आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 17, लेक्चर नंबर 4, और उसके साथ आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।